हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर की, जो क्लास 9th का है। और ये वीडियो क्लास 9th के लिए है, और जो 11th एंड 12th के बच्चे हैं वो भी इसे दे सकते हैं। हर किसी के लिए, स्पेशली क्लास 9th के लिए है। इस बार मैंने शुरू किया है कि क्यों ना हम बेसिक से बायोलॉजी को लेके चलें, इसलिए हमने 9th 10th की वीडियोज़ भी अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। ये दूसरा वीडियो है क्लास 9th के लिए। पहला चैप्टर हम सेल पढ़ा चुके हैं इससे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की बात करते हैं तो पहली चीज़ आती है व्हाट इज़ फूड। तो फूड्स जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो फूड की डेफिनेशन क्या हो सकती है? समथिंग दैट ईट फॉर न्यूट्री एनर्जी एंड नॉरिशमेंट। कुछ ऐसा हम खा रहे हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है या हमारे शरीर को पोषण देता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स नरिश करता है, उसको हम फूड या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब फूड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं बेटा, तो जिन द आवर बॉडी नीड्स इन स्मॉलर अमाउंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड इन स्मॉलर अमाउंट विटामिन मिनरल्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनके शरीर में कम चाहिए होते हैं। जैसे विटामिन हमें रोज ना भी मिले तो भी काम हो सकता है, लेकिन बाकी फूड जो है वो हमें चाहिए होते हैं। तो जिनकी रिक्वायरमेंट कम है बॉडी में उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं। ऐसे ही दूसरे फूड्स होते हैं जिन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में चाहिए। तो अब बॉडी नीड्स इन लार्जर अमाउंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे हम स्टार्च खाते हैं मेनली, जैसे रोटी है ना, आलू हैं, इनमें मिलता है। फैट की अगर हम बात करते हैं जैसे ऑयल्स हैं। प्रोटीन्स की बात करते हैं तो जैसे मिल्क है, मीट है, एग है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आती हैं, जिनको हमारी बॉडी को डेली चाहिए होती है। ठीक है, और रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, कहाँ से मिलेंगे हमको? तो पहला रिसोर्सेज क्या है बेटा, या तो ये चीज़ें हम प्लांट से लें, ठीक है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। तो प्लांट बेस्ड फूड हो सकते हैं जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, या फिर हम इसको एनिमल से लें। तो एनिमल बेस्ड क्या हो सकते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में आपका मिल्क आता है, कर्ड आता है, चीज़ आता है ना। ये सारी चीज़ें आती हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में आपके, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रीक योगर्ट भी आता है, और एग और मीट। ये सारी चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट्स हो या एग हो या मीट हो, ये हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोसेसेस इन इंडिया। फूड को इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ी भारत में। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहुत टाइम पहले, जब हम आज़ादी हुए थे, रिसेंटली जब हम आज़ाद हुए थे 1940s के आसपास, तब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की लैकेशंस थी फूड में। यानी हो सकता है किसी फूड में मल्टीविटामिन्स ना हो, किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट कम हो, किसी फूड में फैट ना हो, यानी सारे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट नहीं हुआ करते थे फूड में। तो उसको हमें चेंज करने की, उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ी। तो ऐसा क्यों पड़ा, उसके लिए कुछ पॉइंट दे रखे हैं। जैसे इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री। हम सबको पता है भारत में बहुत सारी पॉपुलेशन है, मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे भारत की। ठीक है, आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन पीपल एंड स्टिल ग्रोइंग। 1 बिलियन से ज़्यादा अब लगातार बढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल हम 135 करोड़ हो चुके हैं, 1.35 बिलियन हो चुके हैं अभी हम। As the for the growing population, we will soon need the more quarter billions tons of grain in every years. आने वाले सालों में अगर हमारी पॉपुलेशन ऐसे ही ग्रो करती रहेगी तो हमें फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, फूड ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग कर सकते हैं। सो दिस कैन बी डन बाई फार्मिंग ऑन मोर काइंड ऑफ इंडिया, मोर काइंड बट इंडिया ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। और हमें ऐसे फूड चाहिए होंगे जिसमें सारी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों, ताकि हमें सारे पोषक तत्व मिल सके। तो इसके लिए ऑलरेडी हम फार्मिंग कर रहे हैं, फिर भी हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो उसके लिए कुछ रिवॉल्यूशंस, कुछ क्रांतिकारी कह सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए गए, जिसमें अलग अलग से फूड्स को लेके टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। सो मैनी रिवॉल्यूशन केम इनटू द पिक्चर्स। बहुत सारे रिवॉल्यूशंस आए, बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए, जिनमें से ग्रीन रिवॉल्यूशंस हुआ, जो किसके लिए हुआ, खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हुआ। व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, कैटल फार्मिंग के लिए हुआ। येलो रिवॉल्यूशन हुआ, ऑयल के प्रोडक्शन के लिए हुआ। ब्लू रिवॉल्यूशन हुआ, मैरीन फिश के लिए प्रोडक्शन के लिए हुआ। तो ऐसे सारे रिवॉल्यूशंस हुए 1940s के अप्रॉक्स, क्योंकि उस टाइम पे जो फूड थे इंडिया में उनमें उतने सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। तो पहला बेटा हमारा है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इनिशिएटेड इन द ईयर ऑफ 1960 बाय एम स्वामीनाथन। एम स्वामीनाथन नाम के वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने इसको पहली बार स्टार्ट किया इंडिया में।
कैसे स्टार्ट किया इसको? इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ राइस व्हीट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू कल्टिवेटेड हंगर एंड पॉवर्टी। इन्होंने क्या किया, ऐसी फसल लेके आए, ऐसी फसलों की बात की इन्होंने जिसकी पैदावार ज्यादा थी, जिसमें लागत कम हुआ करती थी। तो किसानों ने इसको उगाना शुरू किया। आज आप देखेंगे आपके पास बहुत सारी चावल की वेराइटीज आती हैं अलग अलग। जो गांव में खेती करते हैं लोग, उनके पास डिफरेंट टाइप के चावल की वैरायटीज होती हैं ना, राइस की वैरायटी होती है, व्हीट की वैरायटीज होती हैं, जिनमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है और इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो ऐसे कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की ताकि हम लड़ सकें। किससे लड़ सकें? गरीबी से और भुखमरी से, हंगर एंड पॉवर्टी से लड़ सकें। इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अब फिर बात करते हैं येलो रेवोल्यूशंस की। तो हम बात कर रहे हैं येलो रेवोल्यूशन की, तो हमें समझना पड़ेगा 1986 से लेकर 1987 में हमने एडिबल ऑयल्स 19 revolutions launched in 1986 to 1987 to increase the production of edible oil, especially mustard and sesame, to achieve the self-reliance known as the yellow revolutions. हमने क्या किया 1986 से 87 के बीच में? हमने क्या किया, खाने वाले तेल edible oils उनका प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जिसमें सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सीसम का तेल, इनकी, ताकि हम खुद क्या बन सके, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, उसका इंपोर्ट हम बाहर से ना कर पाए, इंडिया में उसको हम कर सके, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ग्राउंडनट ऑयल्स, येलो रेवोल्यूशन टारगेट ऑयल्स, ग्राउंडनट ऑयल्स, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल्स, लिंसीड्स और कैस्टर। ग्राउंडनट मूंगफली का तेल हो गया, मस्टर्ड की हम बात कर, सरसों का तेल, सोयाबीन की हम बात करते हैं, सोयाबीन आप सब जानते हैं, सरसों का सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल, और लिंसीड तिल का तेल बोलते हैं, कैस्टर अंडी का तेल। ठीक है, ये सारे इंडिया में है और इसको इनिशिएट किया था सैम पेट्रोदा नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो बेसिकली येलो रेवोल्यूशन किसके लिए था? ऑयल्स के लिए, ताकि हम ऑयल्स अपने इंडिया में ही उसको बना सकें, पैदावार कर सकें, उसका प्रोडक्शन कर सकें, हमें बाहर से ना मंगाना पड़े। जो भी उसमें कमी है उसको हम पूरा करें, लेकिन बाहर से ना मंगाएं, हम इंडिया में ही बने, हम सेल्फ रिलायंस बने, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्लू रेवोल्यूशंस की। सो ब्लू रेवोल्यूशन मेनली टारगेट करता है किसको? मैरीन फिश को, मैरीन जो हमारा प्रोडक्शन होता है ना फूड्स का, उनको टारगेट करता है मेनली। तो जैसे अगर हम बात करेंगे, दिस कंसेप्ट्स of rapid increase in the production of fish and marine products through packaging program called blue revolutions. इसका मेन मकसद क्या था? इंक्रीज प्रोडक्शन का, फिश का प्रोडक्शन, जो लोग फिश खाते हैं उस प्रोडक्शन को बढ़ाना, मेरीन प्रोडक्ट्स को बढ़ाना और पैकेजिंग करके बाहर भेजना। इंडिया से इंपोर्ट किए जाते हैं बहुत सारे फिशेस हैं, क्रैब्स हैं, है ना, ये सारे इंपोर्ट किए जाते हैं। इसको ब्लू रेवोल्यूशन नाम दिया गया। ब्लू रेवोल्यूशन किससे आता है? ब्लू मीन्स, अगर आप देखें सी का वाटर कैसा होता है? हल्का ब्लूइश होता है ना, इसलिए उसको ब्लू रेवोल्यूशन नाम दिया गया। इट वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द 7 5-year प्लान्स 1985 to 1990s। FFDA, फिश फार्मर्स डेवलपिंग एजेंसी, भारत सरकार ने एक एजेंसी डेवलप की जो 5 साल प्रोग्राम चला 1985 से 1990s के बीच में, और जिसका नाम था FFDA, फार्मर्स फिश डेवलपिंग एजेंसी। ठीक है, इसको इनिशिएट किया था डॉक्टर हीरालाल चौधरी ने। ठीक है, इंडियन है। ये रेवोल्यूशन था किसके लिए? फिश प्रोडक्ट्स के लिए। अब हम बात करते हैं किसकी? व्हाइट रेवोल्यूशन की। तो व्हाइट रेवोल्यूशन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट मूवमेंट द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार ने सबसे बड़ा मूवमेंट जो किया था वो व्हाइट रेवोल्यूशन था। किसके लिए था? डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, लाइक मिल्क है, कर्ड है ना, वे है, मट्ठा जिसको हम बोलते हैं, दूध, दही, इन सब चीजों के लिए। ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1970s में। इन इंडिया इन 1970s it was a step taken by Indian government to developing the help and dairy industries। 1970 में भारत सरकार ने बहुत सारे किसानों की मदद की, है ना। जो भी, जैसे अगर आप देखें, जो लोग करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स को, बफेलोज को रखते हैं, है ना, तो उनके लिए जो भी चीज चाहिए होती, जो गाइडेंस चाहिए होती, भारत सरकार ने प्रोवाइड करवाई 1970s में, ताकि हम इंडिपेंडेंट बन सकें और उस सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री सस्टेन इटसेल्फ इकोनॉमिकली बाय डेवलपिंग कोऑपरेटिव वाइल द प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पुअर फार्मर्स। अब देखो हुआ क्या था, अब किसान उतना स्टेबल नहीं था उस टाइम पे। अगर हम किसान की बात करें तो इकोनॉमिकली उसके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि वो सारी चीजें, जरूरतें जो भी चाहिए हो वो पूरी कर सके। तो भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने इसको साझेदार बना दिया, पार्टनर बना दिया। उसने बोला कि आप जो भी प्रोडक्ट, आप अपना जो मिल्क देंगे उसमें आपका परसेंटेज, हम आपको शेयर देंगे, हम आपको उसके पैसे नहीं देंगे, हम आपको शेयर देंगे। जो भी प्रॉफिट होगा पूरी कंपनी का, उसमें से आपको जितना प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा आपको भी मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसको इनिशिएट किया था।
ठीक है। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, शायद आपको ना पता हो, ये आपने ऐड कई बार अखबारों में देखा होगा। ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और ये अमूल ये बटर आते हैं, अमूल का मिल्क आता है, उसमें आपने कई सारे देखे होंगे इस तरह के। तो अमूल ही वो कंपनी है जो भारत सरकार ही है, लेकिन किसानों का उसमें शेयर है। तो भारत सरकार ने इस तरह से शुरू किया, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे रिवोल्यूशंस की। अब हम बात करते हैं बेटा क्रॉप्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, यानी कि जो हम फसलें करते हैं उनको कैसे इंप्रूव करें, तो उसमें 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। पहले तो उसकी वैरायटी को इंप्रूव कर दीजिए, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। दूसरा आप क्या करेंगे, उसके प्रोडक्शन को इंप्रूव कर दीजिए। और तीसरा आप क्या करेंगे, उसको बचाएंगे। वैरायटी क्यों इंप्रूव करनी है, हो सकता है कुछ उसमें प्रॉब्लम हो, जैसे कोई खेती है, किसान चावल की खेती करता है, ठीक है, उसमें पानी की लागत ज़्यादा होती है, तो उसमें कुछ चेंज करके, कुछ इंप्रूव करके हम उसे नया बनाएं, या उसका प्रोडक्शन बढ़ाएं कि कैसे इस पे कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। फिर उसको बचाना कैसे, उस फसल को खराब ना हो, ठीक है। ये सारी बातें हम करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कैसे इसकी वैरायटी को इंप्रूव कर सकते हैं, वो करना ही क्यों है, क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो पहला आता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इज द प्राइमरी स्टेप टू इंप्रूव द क्रॉप फूड क्रॉप प्रोडक्ट्स। क्या था करना था, पहला स्टेप क्या था, उनके फूड्स को इंप्रूव कर देना है, प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है। क्यों, इट हेल्प्स द डेवलपिंग ऑफ क्रॉप्स विद डिजायर्ड ट्रेड्स। हम क्या चाहते थे, सारी चीजें उस फसल में आ जाएं, जो भी हम फसल कर रहे हैं उसमें सारी क्वालिटीज हो। कौन कौन सी क्वालिटीज हो, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब है जैसे वो पैदावार ज्यादा दे, ये क्वालिटी डालना चाहते थे हम हर क्रॉप्स में। हायर यील्ड हो, इंप्रूव क्वालिटी, यानी क्वालिटी अच्छी हो, जो भी हम सीड कर रहे हैं, जो भी फसल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस हो। बायोटिक की अगर हम बात करें, कोई उसे जानवर ना खाए, कीड़ा न लगे फसल में। एबायोटिक की बात करें, वो सर्दी गर्मी को झेल सके, ठीक है। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशंस, उसका जो मेच्योरिटी ड्यूरेशन है, जैसे अगर हम बात करें गेहूं हमारा जो है, जो हार्वेस्ट हम करेंगे, है ना, वो हमने किया था, इसको अब करेंगे जो है जाके फरवरी के मंथ में जाके, है ना, उसको काटेंगे और फिर हम जो है उसको जो है धान को उगाएंगे। तो उसमें मेच्योरिटी ड्यूरेशन को हम चेंज करने के लिए इस तरह से हमने किया। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, मतलब क्या, हर तरह की सीजनल चेंजेस को टॉलरेट कर सके, ठीक है। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक्स, मतलब फर्टिलाइजर अगर हम डाल भी रहे हैं और एक्सेस अमाउंट में अगर फर्टिलाइजर डल भी जाए तो वो फसल खराब ना हो, इसको डिजायरेबल एग्रोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स की वजह से। हाइब्रिडाइजेशन किया। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, मान चलते हैं हमारे पास 2 वैरायटीज हैं राइस की, एक में उसकी लेंथ अच्छी है, एक में उसका सीड अच्छा है, हम दोनों को आपस में मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, हम उसकी एक की मेल गैमेट ले लेंगे, एक की फीमेल गैमेट ले लेंगे, आपस में फ्यूजन करा देंगे, जिससे क्या होगा, एक नया प्लांट बनेगा, जिसे हम हाइब्रिड बोलेंगे। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस टेक्निक से हमने ढेर सारी फसलें बनाई हैं। आप कभी बीज लेने जाएं, कभी देखें, है ना, तो आपको ढेर सारे आपको चावल की वैरायटीज मिल जाएंगी, गेहूं की वैरायटीज मिल जाएंगी। चावल गेहूं तो एक ही होते हैं, तो वैरायटी कहाँ से आई, वैरायटीज हमने चेंज की है, उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज डाली हैं, इसी को हमने बोला क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट पे। तो प्रोडक्शन के लिए हम क्या करने हैं, हमने कुछ इस तरीके से अपनी फार्मिंग करना ही है ताकि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो 3 तरह की हम क्रॉप्स करते हैं, जैसे खरीफ क्रॉप्स होती है जिसे हम जुलाई में करते हैं और इसको काटा जाता है अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। सो ग्रो इन जुलाई एंड हार्वेस्ट इन अक्टूबर, मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे राइस है, मेज है, कॉटन है, इनको आप जुलाई में करते हो और अक्टूबर में काटते हो, दीज आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। दूसरी क्रॉप कौन सी हो जाएंगी आपकी, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को क्या करते हो आप, ग्रो करते हो अक्टूबर में और काटते हो फरवरी में, जिसको विंटर क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है। जैसे वीट है, मस्टर्ड है, ग्राम है, गेहूं है ना, सरसों और चना, ऐसी चावल, मक्का और रुई, ये आप करते हो। जाइड क्रॉप्स की हम बात करें तो ग्रो की जाती है मार्च में और काटी जाती है जून में, जैसे वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, फूडर्स है। फूडर्स में क्या आता है, अगर मैं बात करूं तो जैसे बरसीम होता है, चारा होता है गाँव में, इसको आप कब उगाते हो, आप मार्च के मंथ में उगाते हो, जून में इसको काट लेते हो, ठीक है। फूडर्स क्या होते हैं, एनिमल्स के लिए होते हैं, चारा जो खाते हैं ना। तो ये जाइड क्रॉप, 3 तरह की क्रॉप्स हो गई हमारी, आप देख भी सकते हो, यहाँ पे हमने दिखाई भी है ना। जैसे आप देखोगे राइस की है, ये मेज की है, ये मस्टर्ड की है, वाटरमेलन की है, ये कुकुम्बर की है, ये वीट की है, तो डिफरेंट टाइप की। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ क्रॉप को देख सकते हैं। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। कभी कभी देखो होता क्या है, सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो हमें टेस्ट करना होता है सॉइल का कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है नहीं है जो हमें चाहिए, ये हमें देखना होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करना है, ये भी एक पार्ट है क्रॉप्स को इंप्रूव करने का। पहले तो हमने अलग अलग तरह की फसलों को कर दिया, टाइप्स ऑफ क्रॉप देख लिया, इसके बाद अब उसमें न्यूट्रिएंट्स किसमें कौन सी कमी है उसको देना है, वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, है ना। ये आपका प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका है, समझिए इस बात को।
तो उसमें क्या करेंगे आप, जस्ट वी नीड फॉर डेवलपमेंट ग्रोथ एंड वेल बीइंग प्लांट्स ऑल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। जितने भी आपके प्लांट्स हैं, फूड हैं, ग्रोथ करने के लिए उनको अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर वो न्यूट्रिएंट्स उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा ना, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो बढ़ नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे आप, तो आप देखिए कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें अलग अलग जगह से मिलते हैं। न्यूट्रिएंट सप्लाई बाय टू प्लांट बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। कुछ हवा से मिलते हैं, कुछ पानी से मिलते हैं, कुछ मिट्टी से मिलते हैं। जो 16 तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं मिट्टी में, जिससे हम फसल को, अपनी क्रॉप्स को अच्छे से इंप्रूव कर सकें, है ना, कर सकते। तो पहला क्या है इसमें आपका कार्बन और ऑक्सीजन। ये कहाँ से मिलेंगे आपको, हवा से मिलेंगे। वाटर से आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन H2O। कार्बन और ऑक्सीजन और भी गैसेस हैं जो अराउंड हैं, लेकिन प्लांट्स को जिसकी ज्यादा नीड है वो कार्बन और ऑक्सीजन है। ऐसे वाटर से क्या मिल जाएगा, उसको हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो 3 हो गए, 1 2 3। अब आपको क्या चाहिए, 13। 16 थे, 16 में से आपको 3 मिल चुके हैं। अब 13 न्यूट्रिएंट्स चाहिए। 13 कौन कौन से होते हैं, जैसे N फॉर नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। दीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मीन्स प्लांट को ज्यादा चाहिए, ये लार्ज अमाउंट में चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। वहीं आयरन है, बोरोन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, क्लोरीन है, क्रोमियम है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब प्लांट को कम चाहिए। ये मैक्रो होते हैं, एक माइक्रो होते हैं, ठीक है, ये समझना है बेटा हमको। नोट क्या है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स मिक्स विद सॉइल टू इंक्रीज यील्ड्स। ये 16 के 16 न्यूट्रिएंट्स हमको किससे मिल जाएंगे, मैन्योर से और फर्टिलाइजर से। व्हाट इज मैन्योर्स, हम घर पे देखा होगा, हमने गाय के गोबर को सड़ा दिया, उससे जो बना उसको आपने मैन्योर बोला। एक ह्यूमस होता है, जब कोई जानवर मर जाता है, उसकी बॉडी सड़ जाती है तो मिट्टी मिल जाती है, उसे ह्यूमस कहते हैं। तो मैन्योर्स को मिक्स कर दिया हमने फर्टिलाइजर्स के साथ में। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो आप मार्केट से लाते हो ना, जैसे इफ्को, यूरिया, ऐसा आता है, उसको हमने उसके साथ मिक्स किया। क्यों, ताकि हमारी मिट्टी में वो 16 के 16 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जिसकी मिट्टी को जरूरत है। इससे फायदा क्या होने वाला है, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये है मैन्योर्स। आप देखेंगे इस तरह का कुछ आप देख सकते हैं, ये फिगर में मैंने दिखाया है। सड़ सी जाती मिट्टी, आपने गोबर को सड़ा लिया ना, उसमें केमिकल्स मिला दिए, ये आपने ये मैन्योर है। जिसमें आपने गोबर को सड़ाया वो सिर्फ मैन्योर है। तो हमने लिखा भी है मैन्योर्स के बारे में। क्या है, मैन्योर्स इज मेड अप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। किससे बनता है, जब प्लांट की पत्ती गिर गई, कोई जानवर मर गया, उससे उसकी बॉडी इसके वेस्ट मैटर से बन गया। मैन्योर्स इज नेचुरल फर्टिलाइजर्स। ये हमने बनाया नहीं है, ये केमिकल फैक्ट्री, ये फैक्ट्रियों में प्रोड्यूस नहीं हुआ है, केमिकल्स नहीं है इसमें, ठीक है। नेचुरल फर्टिलाइजर्स है जो हमने बनाया है। गड्ढे में आपने गोबर को सड़ाया है, सारी चीजें की हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है बेटा, ब्लैक सॉइल। आपने सुना होगा ब्लैक सॉइल वर्ड, जिसमें सारे 16 के 16 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और 16 ना भी हो तो 13 तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे जो सॉइल में होने चाहिए। 13 सॉइल से मिल रहे हैं। सॉइल में कंप्लीट सॉइल प्रोफाइल अगर आप देखोगे, एग्रीकल्चर करने से पहले कंप्लीट सॉइल प्रोफाइल की जाती है ताकि बेस्ट प्रोडक्शन हो। ये सारी चीजें जांच की जाती है पहले से ही, ठीक है। तो ये इसमें ह्यूमस होता है। बर्मी कंपोस्ट क्या है बेटा, अर्थवर्म, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या करता है, मिट्टी में खेतों में घूम घूम के उसकी मिट्टी को पोरस कर देता है। और जितने भी लीफ या कोई एनिमल्स की बॉडी पड़ी होती है उसको सड़ा के अपने अंदर से निकाल के अपने वेस्ट को छोड़ता जाता है। तो बेसिकली उसकी पॉटी से उसका फर्टिलाइजर बन रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये बर्मी कंपोस्ट है। अब आगे हम बात कर, देखोगे इस तरह से वर्म्स होते हैं, हाथ में ये दिखाए गए कि देखो हाथ में लेगा, मिट्टी में इस मिट्टी को सड़ा देता है, मिट्टी में अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है, ठीक है। ये ग्रीन मैन्योर्स की हम बात कर लेते हैं। मैन्योर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीफ एंड अदर पार्ट्स। आपने देखा हो कि हमने फसल काट दी खेतों में, उसके काटने के बावजूद भी उसमें कुछ हिस्से बचे जाते हैं, उसके डंठल्स बच जाते हैं। तो किसान जब, जैसे ये ट्रैक्टर से आप देख सकते हैं, किसान क्या कर रहा है, इसको जो है वो कर रहा है, प्लो कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो सारे के सारे वो डंठल्स में क्या होता है, उसके अराउंड जो भी मिट्टी होती है ना, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। प्लांट की रूट्स यही काम करती हैं, ऊपर उसको लेके आती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, तो देखिए समझते हैं इसको। तो आप देखो फर्टिलाइजर्स की हम बात कर लेते हैं। अब ये केमिकल्स हैं जिन फर्टिलाइजर्स की हम बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजर कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाई केयरफुली इन टर्म्स ऑफ डोज टाइम। ये ठीक है, आपने पता चला कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर केमिकल्स डाल दिए खेत में तो खेती की मिट्टी कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ज्यादा अमाउंट में नहीं देना है, वो 13 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बैलेंस्ड अमाउंट में देने हैं। अगर बैलेंस्ड अमाउंट में नहीं होंगे तो फर्टिलिटी नहीं इंक्रीज होगी सॉइल की। ये समझना है हमको अच्छे से, ठीक है। एक्सेस अमाउंट कैन कॉजेस पॉल्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अगर आपने ज्यादा दे दिया तो क्या होगा,
जितना भी पानी जमीन में है जो हम निकालते हैं अपने नल से या किसी भी तरीके से, वो सब खराब हो जाएगा, क्योंकि सारा केमिकल नीचे रिसके जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखोगे, एक मैंने ये दिखाता हूँ, इस तरह का आपने देखा होगा, आप देख सकते हो जो स्क्रीन पे आ रहा है, इस तरह का ब्रांड जो है भारत सरकार जो है बेचता है, जिसको सिक्को ब्रांड से या अलग अलग ब्रांड से आता है ना, ये हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज़। देखो, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इट्स इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ क्रॉप देखनी है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। 13 सॉइल से मिल जाएंगे, एक आपको 2 हवा से मिल जाएंगे और एक आपको पानी से मिल जाएगा, माना। लेकिन साथ साथ आपको पानी भी देना पड़ेगा क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, आपको ध्यान रखना है। तो पानी की जरूरत है। इंडिया भाई एक बहुत ऐसा देश है जहाँ बारिश ज्यादा से ज्यादा होती है। तुमने देखा है मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया रेन फेड, दैट इज द सक्सेस ऑफ क्रॉप्स इन मोस्ट एरियाज डिपेंडेंट ऑन टाइमली मानसून एंड सफिशिएंट रेनफॉल स्प्रेड थ्रू मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन, बट पुअर मानसून कॉज द क्रॉप फेलियर। मीन्स भारत में हर ऐसी शायद ही कोई जगह होगी जहां पर पानी नहीं बरसता हो। इंडिया एक रेनफेड कंट्री है, पानी अच्छा खासा आता है, लेकिन जहां पानी नहीं पहुंच रहा है वहां क्रॉप्स कभी कभी खराब हो जाती हैं, नहीं अच्छे से डेवलप पाती। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कुछ चीजें डेवलप की हैं। सो वी यूज द इरिगेशन सिस्टम टू फुलफिल दिस डिमांड ऑफ वाटर। दीज आर 4 मोस्ट कॉमन टू डू इरिगेशन। जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जहां हमारा बारिश नहीं हो पा रही है ढंग से, वहां के लिए हमने कुछ सिस्टम्स बनाए हैं पानी की सिंचाई करने के लिए, पानी देने के लिए फसलों को सिस्टम बनाए हैं। वो 4 तरह के मेन सिस्टम है जिनकी हम बात करेंगे। ठीक है, पहला कौन सा है, वेल, कुएं, जिसको आप बोलते हो बोरवेल भी कहते हो। जिस तरह का देखो आपने ट्यूबवेल देखा होगा, इसको ट्यूबवेल बोलते थे। ट्यूबवेल क्यों बोलते थे, ट्यूब होती थी और बैल मतलब कुएं से पानी निकाला जाता, दैट्स वी कॉल्ड ट्यूबवेल। ऐसे बोरवेल, बोरिंग करते हैं उसमें ऐसे बैल, वो वाला बैल नहीं, बैल मतलब निकालना नीचे की तरफ से। ठीक है, तो ये एक पहला हमारा मेथड था जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो ट्यूबवेल या बोरवेल की मदद से। दूसरा कैनाल सिस्टम्स, गाँव में इसको बम्बा भी कहते हैं, कुछ गाँव में बोलते हैं इसको। कैनाल सिस्टम क्या, बेसिकली इस तरीके से आपने जो है पाइप डाल दिए हैं, मिट्टी में थोड़े से कैनाल्स बना दिए हैं जिससे पानी पहुंच सके। तीसरा क्या है, रिवर लिफ्ट सिस्टम। ये बच्चों के समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ आपको। देखो कुछ इस तरीके से मान के चलते हैं, आप देखोगे मेरी स्क्रीन पे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है आपके रिवर में। यहाँ से एक हम पाइप डाल के एक पंप की मदद से इस पानी को इस टैंक में भर लेंगे। रिवर से लिफ्ट करके हमने उठाया है पानी, दैट्स वी कॉल्ड रिवर लिफ्ट सिस्टम। For what? Irrigations, because water is most important factor for the crop production improvement। अगर पानी नहीं मिलेगा, सिंचाई नहीं होगी तो फसल नहीं हो पाएगी। इस बात को आपको समझना है, दिमाग में बैठाना है। ठीक है, तो एक ये तरीका था जहां कहां पर जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और लास्ट क्या है, टैंक्स। बारिश के समय में क्या करते थे हम लोग, एक बाहर टैंक से लगा दिए, सीमेंट के बना दिए, दिल्ली वगैरह में आप देखो बहुत कॉमन है ये चीजें, वहां पानी उसमें भर देते हैं, उस टैंक में पानी भर देते हैं, बाद में उससे एक पाइप कनेक्ट करके पंप की मदद से उसको हम रख लेते हैं। जैसे डैम्स हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, है ना। तो उस तरीके से हम इसको इरिगेशन, तो दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट की और इरिगेशन की। इससे आप क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। और कैसे बढ़ा सकते हो, पैटर्न क्रॉपिंग करो, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। पैटर्न क्रॉपिंग क्या होती है, ग्रो 2 or more crops together, these are the some common following method to grow a crop। 2 या 2 से ज्यादा फसल एक साथ कर दो। इससे फायदा क्या होगा, एक फसल के पास अगर कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा भी पहुंच गया तो दूसरा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, ये फायदा होने वाला है। ठीक है, तो और क्या है हमारा, जैसे हमारा पहला टाइप है, इसमें कुछ टाइप्स दे रखे हैं, जैसे मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में आप क्या करते हो, मिक्स क्रॉपिंग में ग्रो 2 or more क्रॉप टुगेदर, व्हीट प्लस ग्राम, व्हीट प्लस मस्टर्ड। आपने जैसे गेहूं और सरसों को एक साथ कर दिया, गेहूं और चने को एक साथ कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे नीचे आप देखोगे ये इंटरक्रॉपिंग का है वैसे तो। अब मान के चलते ये गेहूं है और यहीं में हमने साइड से इस जगह गेहूं कर दिए और इस जगह कर दिए हमने मस्टर्ड। इससे क्या होगा, जो सॉइल में यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी वो यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ ज्यादा होगा वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, इसको आप कह सकते हो मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है, ऐसे दूसरा हमारा कौन सा है, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हो, ग्रो 2 or more क्रॉप्स इन डिफिनाइट वे टू सेम फील्ड। अब देखो मिक्स क्रॉपिंग में आप क्या करते हो, एक को यहाँ रख लो, एक को यहाँ रख लो, इस तरीके से यहाँ रख लो, एक यहाँ रख लो, जैसे एक यहाँ फसल कर ली और यहीं पे दूसरी कर ली, इस जगह से ये मिक्स कर दिया आपने सब कुछ। इंटरक्रॉपिंग में आपने एक लाइन, जैसे ये आप देखोगे यहाँ मैंने एक ये लाइन बनाई, ये अलग लाइन बनाई, ये अलग लाइन बनाई और ये अलग लाइन बनाई, एक डेफिनेट मैनर लिया, इसको आपने इंटरक्रॉपिंग नाम दिया। जैसे हम सोयाबीन और मेज को एक साथ करते हैं, बाजरा और लोबियो को करते हैं। व्हाट इज लोबियो, ब्लैक आई पी कहते हैं इसको, है ना। अब गाँव में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पर
हल्का सा आंख की तरह दिखता है देखने में, ठीक है, इसको ब्लैक आई पी बोलते हैं। दूसरा है क्रॉप रोटेशन बेटा, पहला मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, तीसरा क्रॉप रोटेशन। क्या करोगे आप, एक क्रॉप आपने ग्रो डिफरेंशिएशन, ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ फील्ड, पीस ऑफ फील्ड। A crop rotation can help to manage soil and fertility, reduce the erosion and improve your soil health and increase nutrients available for the crops। ठीक है, तो हमने क्या किया, वो फसलें इस तरीके से उगाई, एक तो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस कर रहे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जैसे आपने गेहूं की मान के चलते हैं आपने जून के महीने में गेहूं किया और फिर बाद में आपने जो है दूसरी फसल की इसी खेत में, तो इससे क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स पहले दबे हुए थे मिट्टी के नीचे बस वो ऊपर आ जाएंगे। आप रोटेट कर रहे हो, मिक्स नहीं कर रहे हो, अपना इंटरक्रॉप कर रहे हो, ठीक है। अब आते हैं, जो हमने इतना सारा कर लिया तो प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, ये तो क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट की। क्रॉप प्रोटेक्शन में आपको क्या करना है, बचाना है, फसल को बचाना है खराब होने से। तो जैसे कीप सेफ द क्रॉप फ्रॉम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, किससे बचाना है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से। बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज बायोटिक फैक्टर, व्हाट इज एबायोटिक फैक्टर, है ना, इसको समझना पड़ेगा बेटा। तो देखो समझो, एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे बायोटिक फैक्टर्स की मैं बात करूं, जैसे कीड़े हो गए, इंसेक्ट्स, ठीक है, फंजाई हो गए, फंगस और बैक्टीरिया हो गए, ये कभी कभी फसल खराब कर देते हैं। इसके अलावा एबायोटिक फैक्टर जैसे नमी आ गई, आपने क्या किया, आप गेहूं करके लाए और गेहूं को आपने अपने स्टोरेज में रख दिया, अब उस स्टोरेज में मॉइस्चर आ गया तो गेहूं खराब हो गया, सॉटूथ आ गया, घुन आ गया तो गेहूं खराब हो गया। तो अगर घुन से खराब हो रहा है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से खराब हो रहा है, कोई कीड़ा खराब कर रहा है, कोई फंगस खराब कर रहा है, कोई बैक्टीरिया खराब कर रहा है, तो आपने उसको नाम दिया बायोटिक फैक्टर्स। क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, प्रोडक्शन हो चुका है, वैरायटी इंप्रूव कर चुकी है, प्रोटेक्ट करना है, तो कैसे करोगे, उसको आपने मॉइस्चर से बचाया, उसको आपने इंसेक्ट से, फंजाई से बचाया, इस तरीके से आप बचाओगे उसको। तो अगर मॉइस्चर से बचाते हो तो एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। अचानक से आया हुआ मॉइस्चर, तुमने लिखा है इन एप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इन द प्लेस ऑफ स्टोरेज, अचानक से आया हुआ मॉइस्चर, उससे हमें बचाना है। सो कीप इन माइंड सो पॉइंट अबाउट क्रॉप प्रोटेक्शन, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे वेयर हाउस क्या, गोदाम, आपका गोदाम जहां पे आप उस क्रॉप को रख रहे हो वो क्लीन होना चाहिए, नमी वमी नहीं होनी चाहिए उसमें। दूसरा, यूज प्रॉपर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट द बायोटिक फैक्टर्स, आप जैसे बहुत सारी टैबलेट्स रख देते हैं ना घुन को मारने के लिए गेहूं में, ऐसे बहुत सारे आपने केमिकल्स लगा दिए ताकि वो फसल जो हमने अपने, जैसे गांव में कुठिया होती है, अगर आप जो मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं, एक एल्यूमिनियम की बनी हुई एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें गेहूं को भर देते हैं, उसमें आप 2-4 गोली डाल देते हैं पैकेट, वो हमें नुकसान नहीं करते, 2-4 आपने, ताकि घुन ना लगे उसमें, कीड़े ना लगे गेहूं में, तो इस तरीके से हम प्रोटेक्शन करते हैं। ये तो बात होगी बेटा क्रॉप्स की, है ना, फसल कैसे हम करेंगे। दूसरा चीज हम बात करने हैं एनिमल से मिलने वाली चीज है, एनिमल हस्बेंड्री की बात कर लेते हैं। सो व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री बेटा, द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, जीवित चीजों से आप ले रहे हो, क्या प्लांट जीवित नहीं थे, जीवित थे, उसको इकट्ठा करके रख सकते हो पर बहुत लंबे समय तक इसको नहीं रख सकते। तो लाइव स्टॉक बेसिकली टर्म आ रहा है कि आप उससे कोई चीज निकालने वाले हो, किसी लिविंग से जो मूवमेंट कर रहा है, इसके पास नर्वस सिस्टम है ना, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं इसमें एनिमल हस्बेंड्री में, कैटल फार्मिंग, यानी कि जैसे गाय या भैंस से, है ना, ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, अंडे की बात करेंगे, अंडे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। फिश प्रोडक्शन, फिश कैसे लेते हैं। और लास्ट इसमें हम बात करेंगे बी कीपिंग की। बी कीपिंग क्या, मधुमक्खी पालन, जिससे हम शहद, है ना, शहद कैसे लेंगे। तो कैटल फार्मिंग की बात कर लेते हैं। तो कैटल फार्मिंग की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना है आपको, कैटल फार्मिंग डन ड्यू टू द 2 पर्पस। आप गाय भैंस को क्यों पाल रहे हो, बताओ, 2 ही मकसद तो हैं। पहला मकसद क्या है, दूध लेना है, गाय को आप इसलिए पाल रहे हो, दूध लेना है। लेकिन गाय ने बछड़े को जन्म दिया, किसी मेल काफ को जन्म दिया, तो क्या करेंगे आप, उसको लेबर वर्क पे लगा देते हैं, है ना। पहले बैलगाड़ी चला करती थी पुराने टाइम में, मैंने जो है देखा है, बैलगाड़ी चलती थी तो उसमें आप क्या करते थे, बैल लगा देते थे आगे, है ना, कोल्हू का बैल सुना है हमने। तो इस तरीके से हम जो है 2 तरह के हो गए, एक तो दूध देने वाला हो गया जिसको मिल्च कहा जाता है, एक बर्कर हो गया जिसको लेवर या ड्रॉट भी बोला जाता है, ठीक है। तो कैटल फार्मिंग डन ड्यू टू 2 पर्पस, मिल्क, ड्रॉट एंड लेबर वर्क। तो ये बेटा मिल्क प्रोडक्शन वाले जो है इन्हें मिल्च कहा जाता है, ड्रॉट और लेबर वर्क एक साथ ऐड हो गया है, एक्चुअल में वो एक ही चीज है। इंडियन कैटल बिलोंग टू 2 डिफरेंट स्पीसीज, 2 स्पीसीज जनरली हम यूज करते हैं भारत में। 2 चीजों का हम, वैसे तो कुछ लोग, है ना,
ऊँट का भी निकालते हैं दूध, भेड़ का भी निकालते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। दो पर्पस है हमारे मेनली, दो चीज़ों को यूज़ करते हैं, एक गाय को एक भैंस को दूध के लिए। तो जो भैंस, गाय का साइंटिफिक नेम है वो है बोस इंडिकस, और भैंस का जो साइंटिफिक नेम है वो है बोस बीबैलिस। इनसे हम करते हैं ना। तो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स होती हैं उन्हें मिल्च कहा जाता है, जिनसे हम डेयरी प्रोडक्ट बनाएंगे, जिन्हें हम डेयरी एनिमल्स भी कहते हैं। और जो फार्मिंग लेबर के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम ड्रॉट कहते हैं, खेत जोतने के लिए, है ना, सामान ले जाने के लिए होते हैं ना, बैल होते हैं, हाँ वो ड्रॉट हैं। और जो गाय है वो क्या है, वो मिल्च है, दूध देती है। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द लैक्टेशन पीरियड, टाइम आफ्टर बर्थ ऑफ काफ। एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स हैव बीन लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, जर्सी, ब्राउन स्विस। देखो लैक्टेशन पीरियड है क्या चीज। देखो मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड किस चीज पे करता है कि आपकी भैंस किस पे डिपेंड करता है। जैसे आप मान के चलते हैं किसी की भैंस ने किसी बछड़े को जन्म दिया, ठीक है, अब वो कितने समय तक दूध देगी उस पीरियड को लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। जनरली 6 से 8 महीने का होता है वो, तो उस पीरियड को आपके बोलो लैक्टेशन पीरियड। अब भारत में जो गाय या भैंसें हैं उनमें लैक्टेशन पीरियड बहुत शॉर्टर होता है, बहुत ज़्यादा समय तक दूध नहीं देती हैं। लेकिन भारत से बाहर की ब्रीड्स हैं, जैसे हमने अपनी नाम लिए जर्सी, है ना, स्विस, इनके लैक्टेशन पीरियड लंबे होते हैं। लेकिन भारत में जो गाय या भैंसें उनके में एक फ़ायदा भी है, उनको बीमारी कम होती है, वो डिजीज रेजिस्टेंस होती हैं। लेकिन जो बाहर की हैं उनमें क्या है, वो डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन लैक्टेशन पीरियड अच्छा है। हम डिजीज रेजिस्टेंस है लेकिन लैक्टेशन पीरियड खराब है, दूध देने का जो टाइम है वो हमारा कम है। हमने दोनों को मिला दिया तो हमने क्या लिखा है, लोकल ब्रीड हैव शॉर्टर लैक्टेशन पीरियड बट हाई डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज से बीमारी, उन्हें बीमारी कम होती है जो भारत में गाय या भैंस होती है, जैसे रेड है, सिंधी है, साहिवाल है। तो हम चाहते थे कि दोनों चीज हमको मिले, तो टू गेट बेस्ट वी जस्ट डू क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन देम। हमने क्या कर दिया, क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी इनके आपस में। मान के चलते हैं जो बाहर वाली है उसको इंडिया वाली से करवा दिया। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे हमने जर्सी को, इस जर्सी को क्रॉस करवा दिया किसके साथ में, साहिवाल के साथ। यस, तो जर्सी और साहिवाल की क्रॉसिंग से जो बनेगी उसमें दोनों प्रॉपर्टी होगी, वो डिजीज रेजिस्टेंस भी होगी और साथ साथ कैसी होगी, हाई लैक्टेशन पीरियड वाली। ठीक है, इस चीज को हमें समझना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। तो हाउ टू टेक केयर ऑफ केटल्स। देखो आपने क्रॉसिंग तो करवा दी, फिर भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आप चाहते हो उससे दूध अच्छा खासा मिले आपको, है ना, लेबर वर्क में यूज करो, तो आप क्या करोगे, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको टेक केयर करनी पड़ेगी। आप भैंस को गाय को रख रहे हो घर में, थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हो आप, प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर। जहाँ रह रही है, जहाँ उसका तबेला है ना, उसको साफ करके रख सकते हो आप। रेगुलेशन ब्रशिंग, है ना, रेगुलर ब्रशिंग ऑन बॉडी, नहला सकते हो उसको, नहलाओ धुलाओ उसको, साफ करो ताकि अच्छा दूध दे ना। भाई चाहिए तो करना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर वो दूध दे रही है आपको, आप साफ सफाई भी नहीं करोगे, उसकी जगह साफ नहीं करोगे, आप दूध कैसे दे देगी आपको, है ना। तो साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। और क्या करना है आपको, आपको उसको ऐसी घास खिलानी है, ऐसा फूड देना है जिसमें फाइबर ज़्यादा हो और प्रोटीन फूड ज़्यादा हो। जैसे मैं कोरोनरी ग्रास को रिकमेंड करूँगा। कोरोनरी ग्रास होती है, बहुत सारी ऐसी ग्रासेस हैं इंडिया में जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जिनमें हाई फाइबर ग्रासेस होती हैं। दूब ग्रास है, कोरोनरी ग्रास है ना, इनमें हाई फाइबर्स होते हैं, बरसीम है। तो ऐसी चीज़ें खिलाओ जिससे क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिले, तो जो दूध आपको अच्छा दे। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग की। पोल्ट्री फार्मिंग की हम बात करें बेटा, तो आपको समझना पड़ेगा पोल्ट्री फार्मिंग किससे रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड चिकन मीट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। देखो मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग मतलब आप मुर्गी पाल रहे हो, 2 पर्पज से, या तो उससे अंडा लेना चाहते हो या उसका मीट खाना चाहते हो। तो अगर अंडा लेना चाहते हो तो उसको आप बोलते हो लेयर्स। जिससे हम एग लेते हैं उसे लेयर्स कहा जाता है, और जिससे हम मीट प्रोडक्शन करते हैं उसे ब्रॉयलर्स कहते हैं। समझे, लेयर्स कौन है, जिससे आप अंडे लेते हो, अंडे कौन देता है, मुर्गी। मीट किसका खाते हो, मुर्गी का, तो वो चिकन, वो क्या हो गया, ब्रॉयलर। ठीक है, तो एक अंडे देने वाला हो गया, एक देखो किस तरीके से अंडे होते हैं, इस तरीके से बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्मिंग चलते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव। देखो अंडा हो सकता है किसी का अच्छा हो, लेकिन अंडा और चिकन दोनों अच्छा हो जाए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन जैसे हमने वहां क्रॉसिंग की थी, यहाँ भी क्रॉसिंग करेंगे। एक में कुछ अच्छी क्वालिटी है, दूसरे में कुछ अच्छी क्वालिटी है, दोनों को आपस में क्रॉस करवा दो, एक और अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, सो क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन देम। बिटवीन किसमें, इंडिया में जो मुर्गी मिलती है उसे अशील कहा जाता है, और फॉरेन में जो मिलती है उसे लेगहॉर्न कहा जाता है। इन दोनों से हम डिजायरेबल ट्रेट ले सकते हैं, जैसा हम चाहते हैं। डिजायरेबल मतलब हमारी इच्छा के अनुसार, जैसे नंबर ऑफ चिकन भी ज़्यादा हो, है ना, उसमें चिकन में अच्छा खासा प्रोड्यूस हो, मीट अच्छा हो, और उसमें क्षमता हो। देखो गर्मियों में क्या होता है
अंडे का साइज छोटा हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली मिल पाते। तो ऐसा अडेप्ट करने वाली हो जिसका साइज रिड्यूस ना करे, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका पोल्ट्री फार्मिंग। अब हम बात करते हैं फिश प्रोडक्शन की। फिश प्रोडक्शन में आपको समझना है फिश को क्यों कर प्रोडक्शन करना है, क्यों खाते हैं हम फिश। हमने मैं नहीं खाता, मतलब है जो भी खाते हैं वो क्यों खाते हैं, ऐसा क्या है फिश में। तो फिश सबसे चीप सोर्स है, मतलब सस्ता सोर्स है, हालांकि फिश से भी सस्ते सस्ते होते हैं, है ना। तो फिश एक सस्ता सोर्स है किसका, प्रोटीन का। फिश प्रोडक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो मेथड है। एक है नेचुरल, जिसको हम सी वाटर, ठीक है, कल्चर या फिशिंग और मैरीकल्चर भी कहते हैं। और दूसरा क्या है हमारा प्रोडक्शन, दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इसमें हमारा इनलैंड फिशरीज जिसको हम बोलते हैं। पहला हमारा कौन सा है, नेचुरल सी वाटर और कल्चरिंग फिशेस। तो प्रोडक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द सी वाटर, अगर आप समंदर की पानी से मछलियां निकाल रहे हो तो इसको आप क्या बोलोगे, नेचुरल सोर्स या सी वाटर या कल्चर फिशिंग या मैरीकल्चर, सब एक ही नाम है। ऐसा हम किस करते हैं, ट्यूना है, बॉम्बे डक है, भैतकी है, प्राउंस है, ये सब इस तरीके से ही प्रोड्यूस की जाती हैं। आप देखोगे ये सबसे ऊपर वाली आपको दिखाई दे रही है, दिस इज बॉम्बे डक, ट्यूना, भैतकी, प्राउन। ये आपकी नीचे वाली ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड भैतकी, ये प्राउन, ये बॉम्बे डक्ट और सबसे ऊपर है ट्यूना। ये फिशेस हैं जिनको हम समुद्र से निकालते हैं, ठीक है। ऐसे इनलैंड फिशरीज करते हैं हम। इनलैंड कौन सी हो गई, जो फ्रेश वाटर से मिलेंगे हमको। सो दिस इज कल्चर डन इन अ प्लेस ऑफ वेयर फ्रेश वाटर प्रेजेंट। फ्रेश मतलब साफ पानी प्रेजेंट होगा, उसे आप बोलोगे इनलैंड, ठीक है। इनलैंड फिश कल्चर्स डन इन राइस क्रॉप्स, चावल के खेतों, जैसे आप सबको पता होगा चावल हम उगाते हैं। चावल के खेतों में होता क्या है, पानी भरते हैं, है ना, पौध बोलते हैं गाँव में। उसमें क्या करते हैं, चावल के खेतों में पानी भर लेते हैं और उस पानी में हम छोटे छोटे अंडे छोड़ देते हैं मछलियों के, ताकि वो प्रोड्यूस हो सके। चावल का पानी साफ होता है, जिसमें हम जो चावल के खेतों में जो पानी लगा रहे हैं वो साफ पानी है, समुद्र का पानी नहीं है, खारा पानी नहीं है, मीठा पानी है ना। तो उसमें भी हम फिश को प्रोड्यूस कर देते हैं। फॉर क्यों करते हैं, ताकि इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। फॉर मोर इंटेंसिव फार्मिंग इनलैंड वी शुड गो विद द कंपोसाइट फिश कल्चर। आप चाहते हो और अच्छी बनाओ, नहीं हमें तो इसमें राइस में काम नहीं चलेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं उन फिशेस को जो साफ पानी में मिलती हैं। तो क्या करोगे आप, तो एक और मेथड है, इसको बोलते हैं कंपोसाइट फिश कल्चर। आप देखो उसमें क्या करोगे आप 5 से 6 मछलियाँ, 2 मछलियाँ, 3 मछलियाँ एक वैरायटी की ले लो, ठीक है, उनको एक तालाब में डाल दो। तो हमने क्या लिखा है, पुट 5 or 6 टाइप ऑफ फिश टुगेदर इन अ सेम पॉन्ड। 5 से 6 मछलियां आपने एक ही तालाब में डाल दी। दीज स्पीसीज सिलेक्टेड सो दैट डू नॉट कम्पीट फॉर फूड विद ईच अदर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैबिट्स। ऐसी हमने मछलियां ली जो एक का फूड दूसरी नहीं खाती हो। जैसे आप देखो ये समंदर में सबसे ऊपर है कटलास, कटला को जो फूड मिल रहा है उससे रोहू से कोई मतलब नहीं है, और रोहू को जो फूड मिल रहा है उससे मृगल को कोई मतलब नहीं है। मृगल का फूड अलग है, रोहू का फूड अलग है और कटला का फूड अलग है। ये सरफेस पे मिल रही है, ये बीच में मिल रही है, ये नीचे मिल रही है। इससे क्या होगा, ये अपना अपना रिप्रोडक्शन करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। ये कंपटीट नहीं करेंगे आपस में। नेचुरली जब नेचर में ये चीजें बनती हैं वहां कंपटीशन होता है, यहाँ कंपटीशन नहीं है, ये हमने बनाया है, ह्यूमन मेड है, ये नेचुरल है, नेचुरल नहीं सॉरी आर्टिफिशियल है। ऐसा कौन कौन हो जाएगा, जैसे कटलास होती हैं जो सरफेस फीडर होती हैं, सरफेस पे मिलेंगी। ऐसी रोहू जो होती है वो मिड जोन फीडर होती है जो बीच में मिलेगी, और मृगल जो होती है वो बॉटम पे मिलती है, सबसे नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, एक चीज नोट करने वाली क्या है बेटा इसमें, दिस मेथड कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ फिश। इस मेथड से आप ज्यादा से ज्यादा फिश प्रोडक्शन कर सकते हो, वो भी कम टाइम में, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक है हमारा बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। क्यों करते हैं और क्या इसका मकसद है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एपीकल्चर, क्या बोलते हैं इसको, एपीकल्चर भी कहते हैं बी कीपिंग को। और दिस इज द एडिशन सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर फार्मर्स बिकॉज ऑफ लो इन्वेस्टमेंट। जो किसान है अगर वो चाहता है उसको अच्छे से अच्छी इनकम हो और कम इन्वेस्टमेंट देना पड़े, तो सबसे बढ़िया सोर्स है मधुमक्खी पालन कर ले वो, ठीक है। बी हाइव्स आर गुड सोर्स ऑफ हनी एंड वैक्स। जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, बी हाइव्स कहा जाता है, उसमें 2 चीजें मिलती हैं, शहद मिलता है और क्या मिलता है, मोम मिलता है। इस तरीके से होते हैं कुछ, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे नेम ऑफ बीज हैं। जैसे इंडियन जो मिलती है उसका साइंटिफिक नेम है एपिस सेराना इंडिका, जो भारत में मधुमक्खी मिलती है। और रॉक बी जो मिलती है उसे एपिस डोर्साटा बोलते हैं। और जो इटालियन बी मिलती है उसे हम एपिस मैलीफेरा बोलते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मधुमक्खी कम काटे आपको और शहद ज़्यादा से ज़्यादा दे, तो वो डिपेंड्स करता है फ्लावर्स पे, किस तरह के फ्लावर्स पे वो बैठती है। हाई हनी एंड लेस स्टिंग बट वैल्यू ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द फ्लावर। अच्छा, ऐसा क्यों,
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जल्द एक वीडियो भी अपलोड करूंगा अपने शॉर्ट में, यूट्यूब शॉर्ट्स में, उसमें फ्लावर्स का मैं डोमेस्टिकेशन करके दिखाऊंगा, उसके अंदर की चीज़ें आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो फ्लावर के पेटल्स के अंदर की तरफ एक ग्लैंड मिलती है, इसका नाम है नेक्टर ग्लैंड। जितनी मधुमक्खियां हैं उस नेक्टर ग्लैंड से नेक्टर जूस निकालती हैं। उस नेक्टर जूस को अपनी सलाइवा के साथ मिला के अपने जो हाइब्स हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, आपके इसके जो छत्ते हैं इसमें भर लेती है। ये आप देखते हैं कॉलम, इसमें भर देती है। तो वो कुछ नहीं होता, सलाइवा ही होता है। उसने उस नेक्टर जूस जो उसने किसी फ्लावर से निकाला उसके साथ अपना सलाइवा मिला दिया, तो क्या हो गया, हनी बन गया। ठीक है, इस तरीके से बनाती है। अच्छा, तो कम काटे और ऐसा हो तो ऐसा टाइप्स ऑफ फ्लावर पे डिपेंड करता है। इटालियन बी ऐसी ही है, जो इटली से मिलती है, इटली में मिलती है बी, वो ऐसी है, वो काटती कम है और हनी और बैक्स ज़्यादा देती है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। और देखेंगे आप इस तरीके से ये फ्लावर्स की जो बैठी है एक हनी भी फ्लावर के ऊपर, इस तरीके से नेक्टर जूस निकालती है अपना। ठीक है, और इस तरीके से वो हनी बनाती है। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, या आपको लग रहा है ये मैंने फास्ट कर दिया, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा, पूरा रिप्लाई करूँगा, है ना। और भी क्लास 9 और 10 की वीडियोस आती रहेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका रिवीजन जरूर करें बेटा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, एक बार मैं कंप्लीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। देखो, सबसे पहले हमने बात की किस चीज़ की, हमने बात की कि हम इंडिया में इन चीज़ों की ज़रूरत है। किन चीज़ों की ज़रूरत है, फूड्स में इंप्रूव करने की ज़रूरत है। उसके लिए ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ये सारे रेवोल्यूशंस की बात की। फिर हमने क्रॉप्स में इंप्रूवमेंट की बात की, तो उसके में वैरायटी बढ़ाने की बात की, हमने क्रॉप के प्रोडक्शन की बात की, हमने उसकी प्रोडक्शन की बात की। फिर हमने एनिमल हस्बेंड्री की बात की, इसमें हमने कैटल्स के बारे में बात की, कैटल्स को कैसे हम मिल्क निकाल सकते हैं, है ना, बटर ले सकते हैं, सारी सी बात की हमने। फिर हमने बात की पोल्ट्री फार्मिंग की, एग्स और चिकन की बात की हमने। फिर हमने बात की जो है बी कीपिंग की बात की हमने, है ना, कैसे ले सकते हैं, इससे हम शहद ले सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने की। ये चैप्टर है, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो कंटेंट्स है, आप 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।